आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे अपने सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की घड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी। तब इंसानियत के पास क्या विकल्प बचेगा? जाहिर है, सितारों के बीच एक नया घर खोजना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस अनंत और अंधेरे ब्रह्मांड में हमारे सर्वाइवल की उम्मीद आखिर छिपी कहाँ है। सूरज के मरने के बाद इंसानियत कहाँ जाएगी? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकता है ना? लेकिन असल में ये हमारे भविष्य की एक बहुत ही ठोस और अटल सच्चाई है। जब हमारे सूरज की उम्र पूरी हो जाएगी तो वो हमें जीवन देने के बजाय सब कुछ खत्म करने लगेगा। ऐसे में इंसानियत का क्या होगा? क्या हम सच में किसी और ग्रह पर अपना घर बसा पाएंगे? इस सवाल का जवाब खोजना अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि हमारी पूरी प्रजाति को बचाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज बन गई है। भाग 1, हमारे सूरज की टिक टिक करती घड़ी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। देखिए, हमारे सौर मंडल की अपनी एक एक्सपायरी डेट है। जो तारा हमें आज जीवन दे रहा है ना, उसकी टिक टिक करती घड़ी साफ बता रही है कि वो हमेशा नहीं रहने वाला। आज से करीब 6.5 अरब साल पहले मिल्की वे के ओरायन नाम में एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फटा था। उस भयंकर धमाके की शॉक वेव से बहुत सारी कॉस्मिक डस्ट इकट्ठा हुई और वहीं से जन्म हुआ एक विशालकाय जी टाइप स्टार का, यानी हमारे सूरज का। और फिर करीब 4.6 अरब साल पहले इसी से हमारा पूरा सौरमंडल बना। लेकिन आज से करीब 5 अरब साल बाद यही सूरज अपना आकार 200 गुना तक बढ़ाकर एक रेड जायंट बन जाएगा। मतलब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने आसपास के सभी ग्रहों को पूरी तरह निगल लेगा और अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास यहां सिर्फ 5 अरब साल का ही वक्त बचा है। भाग 2, एक्सोप्लैनेट्स की तलाश। अब जब यह बिल्कुल साफ है कि हमारा अपना घर हमेशा के लिए सेफ नहीं है, तो हमें अपने सौरमंडल के बाहर झांकना ही पड़ेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, हर वो ग्रह जिसे सुपर अर्थ कहा जाता है वो रहने के लायक बिल्कुल नहीं होता। उदाहरण के लिए सबसे पहले हमें 6 प्रकाश वर्ष दूर बार्नार्ड बी मिला। साइज बड़ा था तो लगा ये सुपर अर्थ हो सकता है, लेकिन ये अपने तारे के इतना ज्यादा करीब है कि इसका तापमान हमेशा 125 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब एकदम उबलता हुआ। वहां पानी लिक्विड फॉर्म में टिक ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें मिला रॉस 128b, जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन भाई वहां का तापमान तो -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इंसानों के लिए यह हद से ज्यादा ठंडा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही विकल्प हमारे लिए पूरी तरह से फेल हो गए। भाग 3, प्रॉक्सिमा सेंटोरी का सफर। बहुत खोजबीन के बाद हमारी तलाश एक ऐसे स्टार सिस्टम पर आकर रुकती है जो हमारे सौरमंडल के सबसे करीब है, पृथ्वी से बस 4.25 लाइट ईयर्स दूर। और सच मानिए, ये सिस्टम इंसानियत के सर्वाइवल का गोल्डन टिकट बन सकता है। हालांकि हमारा सूरज और ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारा सूरज एक जी टाइप येलो ड्वार्फ है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक एम टाइप रेड ड्वार्फ है। अगर मास की बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूरज के मुकाबले सिर्फ 12.5% है और साइज में पूरे 86% छोटा है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा तारा हमारा क्या ही भला करेगा, पर यही तो सारा खेल है। अपने छोटे आकार और कम एनर्जी ट्रांसमिशन की वजह से ये अपने न्यूक्लियर कोर में हाइड्रोजन को बहुत ही आराम से धीरे धीरे जलाता है। जहां हमारा सूरज बस 10 अरब साल ही जी पाएगा, वहीं ये रेड ड्वार्फ ट्रिलियंस, जी हां, खरबों सालों तक ऐसे ही जलता रहेगा। मतलब अगर हम एक बार वहां पहुंच गए तो इंसानियत का अंत होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सच में वहां पहुंच भी सकते हैं? तो सुनिए, 2014 की एक बहुत ही अहम स्टडी के मुताबिक प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम 22.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से सीधे हमारी ही तरफ आ रहा है। गणित का सीधा सा हिसाब लगाएं तो आज से ठीक 26,710 साल बाद ये सिस्टम हमारे सौर मंडल के सबसे करीब होगा, महज 3.07 प्रकाश वर्ष दूर। ये वो सटीक समय होगा जब दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होगी। तो इस पूरे सफर का लॉजिस्टिक्स क्या होगा? मान लीजिए हम उस सबसे करीबी वाले पॉइंट पर लॉन्च करते हैं और 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस थ्रेशोल्ड को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो इस स्पीड से ये पूरा सफर सिर्फ 68 से 70 सालों का रह जाएगा। और इतने लंबे समय तक इंसानी शरीर और दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए हम क्रायोजेनिक स्लीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो तकनीकी रूप से ये मिशन 100% मुमकिन है। भाग 4, घातक सतह की स्थितियां।
अब सिर्फ सफर तय कर लेना ही काफी नहीं है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की सतह तक पहुंचना एक अलग बात है और वहां जिंदा बचना बिल्कुल अलग। इस ग्रह का मास हमारी पृथ्वी से 6% ज्यादा है और इसकी 65% सतह सिलिकेट चट्टानों से बनी एकदम ठोस जमीन है। लेकिन संभाल कर, यहां उतरते ही आपका एक गलत कदम आपकी जान ले सकता है। देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी डेंसिटी हमारे सूरज से 33 गुना ज्यादा है। इस भयंकर ग्रेविटी की वजह से प्रॉक्सिमा बी ग्रह टाइडली लॉक्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए अपने तारे की तरफ रहता है, जहां कभी रात नहीं होती, और दूसरा हिस्सा हमेशा उल्टी दिशा में रहता है, जहां कभी ना खत्म होने वाला घुप अंधेरा होता है। अब अगर किसी को लग रहा है कि चलो यार दिन वाले हिस्से में उतर जाते हैं, तो ये अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। असल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिर्फ एक आम रेड ड्वार्फ नहीं है, बल्कि वो एक फ्लेयर स्टार भी है। मतलब ये तारा लगातार बहुत ही विनाशकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर फ्लेयर्स छोड़ता रहता है, और क्योंकि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे के सामने ही रहता है, तो अगर कोई गलती से भी उस रोशनी वाले हिस्से में उतरा, तो कुछ ही घंटों में एक भयानक सोलर फ्लेयर उसे और उसके स्पेसक्राफ्ट को इतनी तेजी से जलाकर राख कर देगी कि दिमाग को दर्द महसूस करने तक का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल इंस्टेंट मौत। तो क्या अंधेरे वाले हिस्से में जाएं? बिल्कुल नहीं। उसका अंजाम भी बेहद खौफनाक होगा, क्योंकि वहां तारे की कोई रोशनी और गर्मी कभी नहीं पहुंचती। 2016 के कुछ सिमुलेशंस हमें साफ बताते हैं कि उस डार्क साइड का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये इतना ज्यादा ठंडा है कि पानी तो जमेगा ही जमेगा, साथ ही कुछ ही घंटों के अंदर इंसानी शरीर का पूरा खून भी जम जाएगा। अब चाहे कितने भी एडवांस प्रोटेक्टिव सूट पहन लें, वहां लंबे समय तक जिंदा रहना प्रैक्टिकली असंभव है। भाग 5, द परफेक्ट ट्वाइलाइट जोन। तो अब सवाल उठता है कि अगर दिन वाला हिस्सा हमें पल भर में जला देगा और रात वाला हिस्सा हमें बर्फ की तरह जमा देगा, तो आखिर हम रहेंगे कहां? क्या सर्वाइवल का कोई चांस है भी? जवाब है हां। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पतली सी सीमित जगह है, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। ये वो परफेक्ट बाउंड्री है जहां गर्म और ठंडी साइड आपस में मिलती हैं। और पता है यहां का तापमान कितना रहता है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। एकदम परफेक्ट। यहां पानी आराम से लिक्विड फॉर्म में बह सकता है, और सबसे कमाल की बात, यहां उन जानलेवा सोलर फ्लेयर्स का सीधा असर भी नहीं होता। अगर हम तकनीक के सहारे यहां पहुंच गए, तो इंसान यहां खरबों सालों तक बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। भाग 6, एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल। लेकिन ये ट्वाइलाइट जोन सुनने में जितना परफेक्ट और शानदार लगता है, इसकी हकीकत उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। सोचने वाली बात है कि इतनी सटीक और परफेक्ट जगह होने के बावजूद हम इसे धरती से ठीक स्टडी क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन है। साइंटिस्ट के पास दूर के ग्रहों को स्टडी करने का जो सबसे मेन तरीका है, उसे ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से होकर हमारी तरफ आती है। बस उसी रोशनी की वेवलेंथ को एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि उस ग्रह पर क्या क्या मौजूद है, तापमान कैसा है और क्या वहां जीवन पनप सकता है। हमने इसी तरीके से कई एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी किया भी है। लेकिन प्रॉक्सिमा बी के केस में हमारी ये सबसे कारगर तकनीक पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। वजह, ये ग्रह अपने तारे के इतना ज्यादा करीब है, महज 0.0485 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मतलब पृथ्वी और सूरज की दूरी से लगभग 200 गुना ज्यादा करीब। इस वजह से पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह सिर्फ एक छोटे से माइक्रोपिक्सल डॉट जैसा नजर आता है, और तारे की रोशनी इतनी भयंकर होती है कि वो उस छोटे से ग्रह से मिलने वाले किसी भी लाइट डेटा को पूरी तरह से दबा देती है। इसीलिए हमें वहां के एटमॉस्फेयर की कोई भी साफ तस्वीर या डेटा नहीं मिल पाता। और बस यही वो पॉइंट है जो इस पूरे एक्सप्लेनेयर को एक बेहद रहस्यमयी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर हमारी सबसे ताकतवर दूरबीनें इस ग्रह को ठीक से देख ही नहीं सकती और इसके वायुमंडल को स्टडी करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है, तो फिर अप्रैल-मई 2019 में ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट को इसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम से BLC-1 नाम का वो बेहद रहस्यमयी रेडियो सिग्नल कैसे मिल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस परफेक्ट ट्वाइलाइट जोन को हम इंसान अपना अगला घर मानकर चल रहे हैं, वहां पहले से ही कोई और सभ्यता पनप रही हो? इस एक सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त में हमारी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे।
जरा सोचिएगा जरूर, क्या हम सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं?